हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्किल मास्टर। मैं हूं प्रीति राठौर और आज हम करने वाले हैं 7th यूनिट, ठीक है, जो कि हमारे टीएम से रिलेटेड है और जिसका नाम है हमारे पास टेस्ट एंड इवैल्यूएशन। इसमें हम टेस्ट एंड इवैल्यूएशन के बारे में जानेंगे। इससे रिलेटेड जो हमारे पास कोई क्वेश्चन बनते हैं उसके इनके अलावा भी बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, बट इसमें हमारे पास एक इजी से क्वेश्चन है जिससे हमको कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ी सी इजी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को। आप हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 10 से 15 सेकंड का टाइम रहेगा, तो आपने सही से जवाब देना है, समझ के जवाब देना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जिसके द्वारा विद्यार्थियों की योग्यता तथा शिक्षण का मापन करना संभव हो वह कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए परीक्षण, ऑप्शन नंबर बी अनुप्रयोग, ऑप्शन नंबर सी प्रदर्शन, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। परीक्षण का मतलब टेस्ट, अनुप्रयोग का मतलब एप्लीकेशन, प्रदर्शन का मतलब प्रेजेंटेशन और ऑल ऑफ दीज तो ऑल ऑफ दीज। वेरी गुड वेरी गुड, आपका आंसर है परीक्षण, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो जब हम अपनी विद्यार्थियों का उनकी योग्यता के अनुसार ये देखने की कोशिश करते हैं कि उनको कितना आता है, उनका शिक्षण का मापन जब हम करते हैं या उन शिक्षण का मापन करना जिसके द्वारा संभव होता है उसे हम परीक्षण कहते हैं, टेस्ट कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, परीक्षण है, टेस्ट क्या है। ऑप्शन नंबर ए बिना किसी सहायता से किया गया प्रयास, ऑप्शन नंबर बी योग्यता व शिक्षण का मापन, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। वेरी गुड वेरी गुड, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिसमें कहा गया है बोथ ए एंड बी। बिना किसी सहायता के किया गया प्रयास व योग्यता व शिक्षण का मापन जिसके द्वारा किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं, परीक्षण कहते हैं, टेस्ट कहते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, अच्छे परीक्षण से विद्यार्थियों में निर्माण होता है। अच्छे टेस्ट से विद्यार्थियों में किस चीज़ का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए है उत्साह का, जिसको आप बोलोगे एंथुसियास्टिक का, ऑप्शन नंबर बी है प्रतिस्पर्धा की भावना का, जिसको आप बोलोगे कंपटीशन की भावना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है बोथ ए एंड बी और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। वेरी गुड वेरी गुड, हमारा आंसर है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे प्रशिक्षण से विद्यार्थियों में उत्साह का निर्माण होता है और साथ ही साथ में उनमें उत्साह की भावना, कंपटीशन की भावना, प्रतिस्पर्धा की भावना का जागृत होता है, ठीक है। और इसके अलावा और भी बहुत से बेनिफिट हैं, जैसे आप बोल सकते हो कि जो हमारे लर्नर होते हैं टेस्ट के द्वारा उनमें किस किस चीज़ का विकास होता है। जैसे हमारे को पता चलता है टेस्ट से कि ये जो हमारे लर्नर हैं उनके वीक पॉइंट कौन कौन से हैं। साथ ही साथ हम इसका भी पता लगा सकते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट हैं उनका अंडरस्टैंड लेवल कितना है, ठीक है। साथ ही साथ में हम ये भी देख सकते हैं टेस्ट के माध्यम से अपने ट्रेनिंग को अलग अलग ग्रेड में डिवाइड कर सकते हैं कि उनका कौन सा ग्रेड है, उनने किस लेवल का टेस्ट दिया है, ठीक है। देन हम बोल सकते हो कि जो टेस्ट है उसके द्वारा हम अपने जो स्टूडेंट होते हैं उनका रैंक जानने में हमको मदद मिलती है कि उनका किस तरह का रैंक है। इसके अलावा और भी बहुत सी एडवांटेज है हमारे पास टेस्ट की। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के लिए इतना ही। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, करेक्टरिस्टिक ऑफ टेस्टेज। अब आपने बतानी है कि टेस्ट की कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक हैं। ऑप्शन नंबर ए है वैलिडिटी, ऑप्शन नंबर बी है रियलेबिलिटी, ऑप्शन नंबर सी है ऑब्जेक्टिविटी, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज।
वेरी गुड वेरी गुड। तो ऑल ऑफ दीज हमारा आंसर हो जाएगा। तो करेक्टरिस्टिक ऑफ टेस्ट है हमारे पास, फर्स्ट वन है वैलिडिटी, देन सेकंड है रियलेबिलिटी, थर्ड है ऑब्जेक्टिविटी, और इसके अलावा है हमारे पास एक है डिस्क्रिमिनेटिव जो होती है, ठीक है। देन कौन सी थी हमारे पास, एक कॉम्प्रहेंसिव थी, और एक थी हमारे पास इजी टू मार्किंग, ठीक है, और थी हमारे पास डिफाइन, या फिर आप बोल सकते हो डेफिनेट। देन आप बोल सकते हो विजिबिलिटी, ठीक है, जिसको आप बोलते हो उद्देश्यता होना, ठीक है। मतलब कि हिंदी में अगर हम बोले इसके लिए तो हम कह सकते हैं कि एक टेस्ट में जो उसकी विशेषता है उसका हमारे पास होना चाहिए कि उसकी वैधता हो, मतलब कि वैलिबिलिटी हो, ठीक है। देन रियलेबिलिटी बोले हम तो विश्वसनीयता होनी चाहिए। देन उसके बाद अगर हम ऑब्जेक्टिविटी बोले तो निष्पक्षता होनी चाहिए, ठीक है। देन अगर हम बोले डिस्क्रिमिनेटिव जो मैंने कहा उसको बोलते हैं हम विशेषक, कि किस तरह का है, मतलब कि छात्रों के बीच में जो उनका टेस्ट रिजल्ट है वो कैसा है, सही है, खराब है, वो किस तरह का है, ठीक है। इस तरह का पता लगाने के लिए मतलब कि छात्रों को अलग अलग तरीक़ों में हम वर्गीकृत करते हैं, ठीक है, डिस्क्रिमिनेटिव के द्वारा। देन आप बोल सकते हो कॉम्प्रहेंसिव को बोलते हैं कितना व्यापक है, कितना कैसा है, ठीक है। देन आप बोल सकते हो इजी टू मार्किंग, हमारे पास अपने ट्रेनिंग को मार्क करने के लिए इजी होता है टेस्ट में, ठीक है, इसलिए हम टेस्ट लेते हैं। देन हम बोल सकते हैं कि डेफिनेट होना चाहिए, जो चीज़ है वही चीज़ होनी चाहिए, मतलब कि जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर एक ही होना चाहिए, बहुत तरह के क्वेश्चन आंसर उसके नहीं होने चाहिए। या आप बोल सकते हो कि उसकी विजिबिलिटी होनी चाहिए, उसकी उद्देश्यता होनी चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्टेज। ऑप्शन नंबर ए है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, ऑप्शन नंबर बी है नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, ऑप्शन नंबर सी है बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। वेरी गुड वेरी गुड, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। तो हमने टेस्ट को दो भागों में डिवाइड किया है, दो तरीके से क्लासिफाई किया है, ठीक है। एक किया हमने स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट को हम कौन सा बोलते हैं, सम्मेटिव भी कहते हैं, ठीक है। देन नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जिसको हम कौन सा बोलते हैं, फॉर्मेटिव बोलते हैं। अब बात आती है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कौन से होते हैं, जैसे हमारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होगी, या बड़े बड़े नेशनल लेवल की कोई कैंपेनियन है, या फिर हम बोल सकते हैं जैसे डीजीटी जो हमारा एग्ज़ाम लेती है, वो कौन सा टेस्ट हो जाएगा, हमारा स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हो जाएगा। और नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कौन सा हुआ, जो हमारे टीचर एक क्लासरूम के अंदर रह रहे हैं, या आप बोल सकते हो वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, जो 6 महीनों में हमारे पेपर हुआ करते हैं, टेस्ट हुआ करते हैं, देन उसको हम कौन सा बोलेंगे, नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट बोलेंगे, या फिर आप बोल सकते हो कि फॉर्मेटिव कह सकते हैं उसको हम, ठीक है। तो ये थे हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट और नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया दोनों प्रकार के टेस्ट, कौन से दोनों, एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, दूसरा नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट को विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए ऑरल टेस्ट, ऑप्शन नंबर बी रिटन टेस्ट, ऑप्शन नंबर सी परफॉर्मेंस टेस्ट, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। वेरी गुड, हमारा आंसर है ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो दोनों टेस्टों को डिवाइड किया गया है, ठीक है, विभाजित किया गया है। दोनों में आपके ऑरल टेस्ट भी होंगे, दोनों में रिटन टेस्ट भी होंगे, दोनों में आपकी परफॉर्मेंस टेस्ट भी होंगे। अब आप कहोगे कि मैम स्टैंडर्डाइज में ऑरल टेस्ट जो हमारे इंटरव्यू हुआ करते हैं, अगर हम कोई बड़े बड़े एग्ज़ाम देते हैं, जैसे हमारे कोई जॉब के लिए जो हमारे पास हम एग्ज़ाम देते हैं, वो भी हमारे स्टैंडर्डाइज टेस्ट के अंतर्गत आ जाते हैं, तो उसमें ऑरल टेस्ट होता है, हमारा इंटरव्यू होता है, ठीक है। देन रिटन टेस्ट और परफॉर्मेंस टेस्ट तो होता ही है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, मौखिक परीक्षण के लाभ हैं। यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं ऑरल टेस्ट के बेनिफिट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है अल्प समय में पूरे पाठ्यक्रम से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थी जिस प्रश्न को समझा
उसे उसी समय स्पष्ट कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी, यह परीक्षण का कम खर्चीला होता है, यह परीक्षण कम खर्चीला होता है। ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। वेरी गुड वेरी गुड, तो ऑल ऑफ दिस हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारे पास ऑरल टेस्ट है उसको हम कम टाइम के अंदर अपना सिलेबस जितना हमने करवाया है उसको ऑरली पूछ सकते हैं। देन अब हमारे स्टूडेंट, हमारे लर्नर ने कितना समझा है उसका वो ऑरली आंसर दे सकता है। ठीक है, देन इसमें कोई खर्चा नहीं आता है। ठीक है, ये चीफ है, कम खर्चीला है। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ बता रही है आपको ऑरल टेस्ट की डिसएडवांटेज कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए है लिखने की आदत कम होती है। ऑप्शन नंबर बी, ली गई परीक्षा का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी, एक समय में एक ही विद्यार्थी की परीक्षा ली जा सकती है। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। वेरी गुड वेरी गुड, तो आप क्या कह सकते हो, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि अगर हमारा सिर्फ और सिर्फ ऑरली टेस्ट होता रहेगा तो हमारी जो लिखने की आदत है वो कम हो जाएगी, और साथ ही साथ में जब हमारा ऑरल टेस्ट होता है तो हमारे पास उसका कोई लिखित प्रमाण नहीं होता है, कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। देन साथ ही साथ हम बोल सकते हैं कि जो हमने अपने जो ट्रेनी है वो एक ही समय में, मतलब एक ही समय में एक ही विद्यार्थी की परीक्षा ली जा सकती है। जब हम इंटरव्यू ले रहे हो या ऑरल टेस्ट ले रहे हो या किसी ऑरली क्वेश्चन पूछ रहे हो तो एक ही स्टूडेंट उसका आंसर दे सकता है, सभी उसका आंसर नहीं दे सकते हैं। 1 बाय 1 करके सबको क्या मिलती है, पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, निम्न में से कौन सी मौखिक परीक्षण की हानि है। यहाँ पर भी आपको डिसएडवांटेज बतानी है ऑरल टेस्ट की। ऑप्शन नंबर ए है प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी की व्यक्तिगत परीक्षा ली जाती है। ऑप्शन नंबर बी, सभी प्रशिक्षणार्थियों से समान प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थी जिस प्रकार के उत्तर देते हैं उससे उसके ज्ञान की गहराई का पता लगता है। ऑप्शन नंबर डी, प्रदर्शन के लिए ज्ञान की जानकारी मिलती है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा कि सभी प्रशिक्षणार्थियों के लिए समान प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। इसे इसकी डिसएडवांटेज कहो या एडवांटेज कहो। डिसएडवांटेज इसलिए है क्योंकि टीचर को सारे बच्चों के लिए, सभी बच्चों के लिए अलग अलग प्रश्न बनाने पड़ते हैं, अलग अलग क्वेश्चन को डेवलप करना पड़ता है। ठीक है, और ये डिसएडवांटेज किस तरह से है कि अलग अलग तरीके से हम अपने जो ट्रेनी है उनको इवेलुएट कर सकते हैं, उनके IQ लेवल का पता कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया था प्रशिक्षण की हानि, तो ऑप्शन नंबर बी आपसे कह दिया गया कि ऑप्शन नंबर बी आपकी ऑरल टेस्ट की डिसएडवांटेज है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, निम्न में से कौन सी ऑरल टेस्ट का लाभ है। यहाँ पे बेनिफिट पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है जिन विद्यार्थियों में आत्मविश्वास की कमी होती है उनका सही मूल्यांकन होना कठिन है। ऑप्शन नंबर बी, मौखिक रूप से पूछे जाने वाले प्रश्न सरल, छोटे व सीधे होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, मूल्यांकन पद्धति प्रामाणिकता होती है। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। ओके, आपके आंसर है ऑल ऑफ दिस, और मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर हो सकता है बोथ बी एंड सी, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए को मैं इसकी एडवांटेज नहीं मानती हूँ। क्योंकि जो हमारे पास अच्छे विद्यार्थी होंगे जिनमें
बट जिनमें आत्मविश्वास की कमी है वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनको कम मार्क्स मिलते हैं, उनकी इवैल्यूएशन अच्छे से नहीं हो पाती है। तो मेरे हिसाब से ये डिसएडवांटेज है। एडवांटेज मेरे हिसाब से बी एंड सी है। तो इसका आंसर की के अकॉर्डिंग ऑल ऑफ दीज दिया गया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, लिखित परीक्षा के लाभ है। अब आपसे रिटन टेस्ट की बात की जा रही है और उसके बेनिफिट पूछे गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है, संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, सभी विद्यार्थियों से समान प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए परीक्षा में विश्वसनीयता बनी रहती है। ऑप्शन नंबर सी, आवश्यक होने पर विद्यार्थी अपना संदर्भ ले कॉपियां देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। वेरी गुड, हमारा आंसर है ऑल ऑफ दिस। ठीक है, जो हम रिटन टेस्ट लेंगे उसमें क्या करेंगे, अपने पूरे सब्जेक्ट को, अपने पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं, उसके बेस पर हम क्वेश्चन बना सकते हैं। देन सेकंड है कि हमारा एक सा क्वेश्चन पेपर रहेगा सभी विद्यार्थियों के लिए। देन साथ ही साथ में हम बोल सकते हैं कि जब हमारे ट्रेनी है अगर उनको कन्फ्यूज़न है कि नहीं मैंने तो अच्छा टेस्ट दिया था, तो हम उनको उनकी जो उन्होंने पेपर हमारे पास सबमिट किया है, टेस्ट हमारे पास सबमिट किया है, उसको वो चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस हमारा आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। लिखित परीक्षा में हानि है। अब आपको डिसएडवांटेज बतानी है रिटन टेस्ट की। ऑप्शन नंबर ए है, अधिक समय लगता है। ऑप्शन नंबर बी है, परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, भाषा शैली, विचार पद्धति आदि परिणामों पर असर होता है। ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत मापन के लिए यह परीक्षण उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। वेरी गुड, वेरी गुड, ऑल ऑफ दीज हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारे पास रिटन टेस्ट होते हैं उनको लिखने में हमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। देन हम बोल सकते हैं जो हमारे लर्नर है, हमारे ट्रेनी है, हमारे स्टूडेंट है, जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, वो उनकी भाषा शैली अलग अलग हो सकती है, उनके विचार अलग अलग हो सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो अपना आंसर देंगे। ठीक है, जिससे कि क्या होगा, उनके परिणाम पर, उनके रिजल्ट पर असर पड़ेगा। क्योंकि जो एग्जामिनर है या फिर आप कह सकते हो जो टेस्ट चेक कर रहा है, ये उस पर डिपेंड करता है कि उससे उनके विचार और भाषा शैली समझ आती है या नहीं। वो उसके आधार पर उन्हें इवेलुएट करेगा, जिससे कि हो सकता है हमारे लर्नर के टेस्ट रिजल्ट पर बुरा असर पड़े। देन ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास कि इंडिविजुअली जो हम परीक्षण ले रहे होते हैं, इवेल्युएशन कर रहे होते हैं, तो कहा जाता है कि ये भी एक प्रशिक्षण की या फिर टेस्ट की एक उपयुक्त विधि नहीं है, सही विधि नहीं है। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, जीवन की जटिलताओं और समस्याओं के मानसिक समायोजन डैश कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए, बुद्धिमत्ता। ऑप्शन नंबर बी, योग्यता। ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान बोध। ऑप्शन नंबर डी, प्रदर्शन। वेरी गुड, वेरी गुड, बुद्धिमत्ता कहलाती है, इंटेलिजेंसी कहलाती है जब हम अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को, जटिलताओं को, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम को जब हम मेंटली तौर पर उसका समायोजन करें, उसका समाधान कर दें, तो हमारी बुद्धिमत्ता कहलाती है, इंटेलिजेंसी कहलाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंतर्गत आता है। बात हो रही है साइकोलॉजिकल टेस्ट की और ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास। ऑप्शन नंबर ए है ऑब्जर्वेशन। ऑप्शन नंबर बी है सोशियोमेट्रिक। ऑप्शन नंबर सी है प्रोजेक्शन एंड सेल्फ रेटिंग। ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। पिछले कल हमने ये क्वेश्चन किया है।
वेरी गुड, ऑल ऑफ दिस हमारा आंसर हो जाएगा। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंतर्गत आपकी ऑब्जर्वेशन भी आएगी, आपका सोशियोमेट्रिक आएगा, आपकी प्रोजेक्शन आएगी और सेल्फ रेटिंग भी आएगी। तो ऑल ऑफ दिस हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, सोशियोमेट्रिक टेस्ट के अंतर्गत आता है। अब हमने सोशियोमेट्रिक की बात की, तो सोशियोमेट्रिक के अंदर आता है ऑप्शन नंबर ए है सोशल नॉमिनेट्स टेक्निक, जिसको बोलोगे आप सामाजिक निर्धारण विधि। ऑप्शन नंबर बी है सोशल नॉमिनेट टेक्निक, सामाजिक। अब हिंदी में देख लीजिए, इंग्लिश में तो सेम कहा गया है, हिंदी में कहा गया है सामाजिक दूरी विधि। ऑप्शन नंबर सी है पर नॉमिनेटिंग टेक्निक, साथियों द्वारा निर्धारण। ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। वेरी गुड, ऑल ऑफ दीज हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारे जो सोशियोमेट्रिक टेस्ट होते हैं उसके अंदर हम देखते हैं कि कितना डिस्टेंस है सोशल के अंदर, ठीक है, लोगों के अंदर, और साथ में हम देखेंगे कि उनका जो सोशल नॉमिनेटिंग टेक्निक है वो किस तरह की निर्धारित की गई है। देन हम देखेंगे कि पर नॉमिनेटिंग टेक्निक कैसी है, कि आप साथियों के साथ किस तरह से रहते हो। तो ये अगर हम इस चीज़ को इवेल्युएट करें एक साइकोलॉजिकल फैक्ट के अंदर, तो इसको हमने क्या नाम दिया है फिर, सोशियोमेट्रिक टेस्ट के नाम से हम इसे जानते हैं, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रोजेक्शन टेस्ट हो सकते हैं, ये भी आपकी साइकोमेट्रिक का ही हिस्सा है, ठीक है, पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए है वाक्यों को पूरा करना। ऑप्शन नंबर बी चित्र देखकर लेख लिखना। ऑप्शन नंबर सी किसी अचानक घटना पर लिखना, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। वेरी गुड, वेरी गुड, ऑल ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा, जिसमें आप क्या करते हो, प्रोजेक्शन के अंदर आप क्या करते हो कि वाक्यों को पूरा करते हो, ठीक है। देन आपने कोई चित्र देखा है और उसके अकॉर्डिंग आपने कोई लेख लिख दिया है, और अचानक से कोई घटना हो गई है और उस पर आपने लेख लिख दिया है, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी प्रोजेक्शन टेस्ट कहलाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, पर्पस ऑफ टेस्ट आर। अब आपसे पूछा गया है कि आपके टेस्ट का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए है, मतलब कि कहाँ कहाँ पे आप पूछ सकते हो कि यूज़ करते हो आप अपने टेस्ट को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है प्रवेश के लिए माध्यम है। ऑप्शन नंबर बी विद्यार्थियों की क्षमता का निर्धारण है। ऑप्शन नंबर सी सीखने के प्रति रुचि। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। वेरी गुड, वेरी गुड, ऑल ऑफ दिस हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास टेस्ट के कौन कौन से पर्पस होते हैं। हम एंट्रांस टेस्ट लेते हैं, जैसे हमने कभी कहीं एडमिशन लेनी है, जैसे आपने CITS में एडमिशन लेने के लिए एंट्रांस टेस्ट दिया था, ठीक है, तो वो भी हमारा एक माध्यम है, ठीक है। देन सेकंड बोल सकते हैं हम कि विद्यार्थियों की कितनी एबिलिटी है, ठीक है, कितने उनकी क्षमता है उस चीज़ का निर्धारण, या उस चीज़ को इवेलुएट करने के लिए भी हम टेस्ट लेते हैं। देन हम सीखने में हमारे लर्नर की रुचि इंक्रीज़ हो, इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो, इसके लिए भी हम टेस्ट लेते हैं। तो हमारे पास पर्पस ऑफ टेस्ट ये तीनों है, ऑल ऑफ दिस हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, निम्न में से कौन सा टाइप ऑफ टेस्ट है। ऑप्शन नंबर ए एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड टेस्ट। ऑप्शन नंबर बी स्पीड एंड पावर टेस्ट। ऑप्शन नंबर सी productive and matching test. Option number D all of these.
वेरी गुड, ऑल ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा। ये सभी हमारे टेस्ट के टाइप है, ठीक है। एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड टेस्ट भी आप बोल सकते हो, स्पीड एंड पावर टेस्ट, प्रोडक्टिविटी एंड मैकेनिकल टेस्ट, ये सभी आपके टेस्ट टाइप ऑफ टेस्ट है। इनके अलावा और भी बहुत सारे टेस्ट हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास। किसी एक निश्चित समय पर योग्यता का अधिकतम स्तर प्राप्त करने के लिए किए गए परीक्षण को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए एबिलिटी टेस्ट, ऑप्शन नंबर बी अचीवमेंट टेस्ट, ऑप्शन नंबर सी एप्टीट्यूड टेस्ट, ऑप्शन नंबर डी स्पीड टेस्ट। वेरी गुड, कौन सा टेस्ट कहलाएगा आपका? आपका एबिलिटी टेस्ट कहलाएगा, ठीक है। तो एबिलिटी टेस्ट कौन सा हुआ? जब हम एक निश्चित समय के अंदर अपने लर्नर की योग्यता देख रहे हैं, उसकी कॉम्पिटेंसी देख रहे हैं, उसकी एबिलिटी देख रहे हैं और देख रहे हैं कि उसने किस हद तक, उसको किस लेवल तक उसने प्राप्त कर लिया है। जब हम उस चीज़ को जानने के लिए टेस्ट लें तो उससे हमने नाम दिया एबिलिटी टेस्ट, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है। विषय वस्तु पर कितना भाग विद्यार्थियों ने सीख लिया है? ठीक है, कितना भाग सीख लिया है, ठीक है। का पता लगाने के लिए किए जाने वाले टेस्ट क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए एबिलिटी टेस्ट, ऑप्शन नंबर बी अचीवमेंट टेस्ट, ऑप्शन नंबर सी एप्टीट्यूड टेस्ट, ऑप्शन नंबर डी स्पीड टेस्ट। वेरी गुड, अचीवमेंट टेस्ट कहलाएगा, ठीक है। एक हम अपने लर्नर का जो है टेस्ट ले रहे हैं, वो भी ये बताने के लिए कि जो चीज़ हमने उससे सिखाई है उसको उसने किस हद तक अचीव किया है, किस हद तक प्राप्त किया है अपने गोल को। तो उसके लिए हम कौन सा टेस्ट लेते हैं, या जो हम टेस्ट लेते हैं उसको हम किस नाम से जानते हैं? अचीवमेंट टेस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है। कार्य कुशलता से संबंधित विशेषताओं, योग्यता, प्राप्ति और रुचि का पता लगाने के लिए किए जाने वाला टेस्ट क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए स्पीड टेस्ट, ऑप्शन नंबर बी एप्टीट्यूड टेस्ट, ऑप्शन नंबर सी पावर टेस्ट, ऑप्शन नंबर डी एबिलिटी टेस्ट। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एप्टीट्यूड कहलाता है, ठीक है। जब हमने क्या देखनी है कि जितनी हमारी स्किल से रिलेटेड है, वर्कमैनशिप से रिलेटेड जितनी हमारे पास विशेषताएं है, योग्यताएं है, या उसने कितना उसको अचीव कर लिया है, साथ ही साथ में उसको कितना इंटरेस्ट है। जब हम इस चीज़ के बारे में अपने ट्रेनिंग का टेस्ट ले तो उससे हम किस नाम से जानते हैं? एप्टीट्यूड के नाम से जानते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास। कार्य कुशलता की गति को मापने के लिए कौन सी कार्य कुशलता की गति को मापने के लिए कौन सा टेस्ट लिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए स्पीड टेस्ट, ऑप्शन नंबर बी एप्टीट्यूड टेस्ट, ऑप्शन नंबर सी पावर टेस्ट, ऑप्शन नंबर डी एबिलिटी टेस्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। जब हमने वर्कमैनशिप की स्पीड का पता लगाना है तो हम कौन सा टेस्ट लेंगे? स्पीड टेस्ट लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास। किसी व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार का पता लगाने के लिए, कौन से व्यवहार का पता लगाने के लिए? सामाजिक व्यवहार का पता लगाने के लिए किए जाने वाले टेस्ट क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए स्पीड टेस्ट, ऑप्शन नंबर बी एप्टीट्यूड टेस्ट, ऑप्शन नंबर सी सोशियोमेट्रिक टेस्ट, ऑप्शन नंबर डी है एबिलिटी टेस्ट।
वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जब हमने सामाजिक व्यवहार का पता लगाना है तो उसके लिए हम कौन सा टेस्ट लेते हैं? सोशल मैट्रिक टेस्ट लेते हैं, जो आता है हमारी साइकोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास। वह परीक्षण जो अधिक समय तक निश्चित योग्यता के साथ कार्य करने की क्षमता को मापता है, क्या कहलाता है? पावर टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, एबिलिटी टेस्ट, नन ऑफ दिस। वेरी गुड, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा पावर टेस्ट होता है, हम उसके अंतर्गत देखते हैं कि कितने टाइम तक, कितने लंबे टाइम तक एक निश्चित योग्यता के साथ, एक अच्छी कॉम्पिटेंसी के साथ, एक अच्छी एबिलिटी के साथ जो हमारे में काम करने की क्षमता होती है, आप बोल सकते हो हमारे अंदर काम करने की जो कॉम्पिटेंसी होती है, उसको हम पावर टेस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास। यांत्रिक हस्त कौशल निपुणता का परीक्षण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए रेडीनेस टेस्ट, ऑप्शन नंबर बी प्रिडिक्टिव टेस्ट, ऑप्शन नंबर सी परफॉर्मेंस टेस्ट, ऑप्शन नंबर डी डायग्नोस्टिक टेस्ट। मैकेनिकल हैंड स्किल की बात हो रही है। वेरी गुड, वेरी गुड, जब आप स्किल की बात करो और पूछा जा रहा है कि मैकेनिकली आपने कोई स्किल करनी है, तो उसका पता लगाने के लिए कौन से टेस्ट का हम यूज़ करते हैं, या वो जो टेस्ट हम लेते हैं उसको हम कौन से नाम से जानते हैं? परफॉर्मेंस टेस्ट या फिर प्रैक्टिकल टेस्ट के नाम से आप जान सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास। वर्तमान दक्षता के अनुसार भविष्य की कार्यकुशलता का पता लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए रेडीनेस टेस्ट, ऑप्शन नंबर बी प्रोडक्टिव टेस्ट, ऑप्शन नंबर सी मास्टरली टेस्ट, ऑप्शन नंबर डी डायग्नोस्टिक टेस्ट। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्टिव टेस्ट का नाम है आपके पास भविष्य के बारे में, जिससे आपको ज्ञान हो भविष्य में क्या होने वाला है, या फिर जो आप भविष्य के लिए जो प्रशिक्षण ले, उसके लिए आप कह सकते हो कि उसका नाम है प्रिडिक्टिव टेस्ट। ठीक है, जहाँ पर भविष्य की बात आए तो आपके दिमाग में टेस्ट को लेकर आ जाए प्रिडिक्टिव टेस्ट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास। कार्य कुशलता में होने वाली कमी का पता लगाने के लिए, अभी तक हम योग्यता की बात कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं कमी का पता लगाने के लिए। ठीक है, कौन सा टेस्ट लिया जाता है? रेडीनेस टेस्ट, फ्री रिस्पॉन्स टेस्ट, मास्टरली टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट। ऑप्शन नंबर डी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा, डायग्नोस्टिक टेस्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है। प्रवीणता के अधिकतम स्तर का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण लिया जाता है? ठीक है, तो प्रवीणता आप बोल सकते हो प्रोफिशिएंसी। ठीक है, किसी वर्क में आपकी कितनी अच्छी प्रोफिशिएंसी है, इसका लेवल का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट लिया जाता है? रेडीनेस टेस्ट, या फ्री रिस्पॉन्स टेस्ट, या ऑप्शन नंबर सी आपके पास मास्टरली टेस्ट, या ऑप्शन नंबर डी है डायग्नोस्टिक टेस्ट।
वेरी गुड वेरी गुड। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मास्टरली टेस्ट। जब हमने एफिशिएंसी का हाई लेवल देखना है या लेवल देखना है कि किस लेवल तक है, तो हम कौन सा टेस्ट लेते हैं, मास्टरली टेस्ट लेते हैं। उस टेस्ट को किस नाम से जाना जाता है, मास्टरली टेस्ट के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है, ऐसा प्रशिक्षण जिसमें विद्यार्थी अपनी तकनीक को अपने तरीके से कार्यकुशलता, जो अपनी वर्कमैनशिप है उसको प्रदर्शित करता है, दर्शाता है, वो क्या कहलाती है, रेडीनेस टेस्ट। ऑप्शन नंबर बी, फ्री रिस्पॉन्स टेस्ट। ऑप्शन नंबर सी, मास्टरली टेस्ट, या ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। वेरी गुड वेरी गुड। क्या कहलाएगा, रेडीनेस टेस्ट कहलाएगा। जब हमारा जो विद्यार्थी है वो अपनी टेक्निक का यूज़ कर रहा है, अपने तरीके से अपनी वर्कमैनशिप को वो शो कर रहा है, तो वो कौन सी टेस्ट कहलाएगा, रेडीनेस टेस्ट कहलाएगा, क्योंकि वो रेडी हो गया है किसी चीज़ को करने के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास, स्टैंडर्डाइज टेस्ट की बात हो रही है। ठीक है। स्टैंडर्डाइज टेस्ट की करैक्टरिस्टिक है। ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक पाठ्यक्रम की एक निश्चित समयावधि होती है। ऑप्शन नंबर बी, इस शिक्षा के प्रमाण पत्र विशेषज्ञों द्वारा बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, इसमें प्रमाण पत्र और उपाधियाँ प्रदान की जाती है। ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त सभी। जब स्टैंडर्डाइज की बात आए तो किस चीज़ का आपके दिमाग में आना ज़रूरी है, सम्मेटिव का। सर ने उस दिन बड़े अच्छे से डिफाइन किया था सम्मेटिव क्या है, फॉर्मेटिव क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर है। ठीक है। आपका आंसर है ऑल ऑफ दीज, जिसमें कि आपके पास क्या होगी, जो आपके स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं उसमें जो आपका सिलेबस होगा, जो आपका पाठ्यक्रम होगा, उसके जो टाइम पीरियड है वो भी फिक्स होता है। देन आप बोल सकते हो कि जो हमको सर्टिफिकेट मिलते हैं वो बड़े बड़े विशेषज्ञों द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है। देन जो हमारे पास जब हमने एग्ज़ाम दिया है तो उसका रिज़ल्ट जो है उसके बाद हमारे को सम्मानित किया जाता है, उपाधि दी जाती है, या फिर आप बोल सकते हो हमारे प्रमाण पत्र मतलब कि सर्टिफिकेट और उपाधि दोनों मिलती है। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑल ऑफ दीज। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। निम्न में से कौन सा स्टैंडर्डाइज टेस्ट की करैक्टरिस्टिक नहीं है। अब आपको बतानी कौन सी विशेषता नहीं है आपकी स्टैंडर्डाइज टेस्ट की। ठीक है। समेटिव टेस्ट की आपकी कौन सी विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है, शिक्षा परिषद या विश्वविद्यालय द्वारा संचालित। ऑप्शन नंबर बी, प्रशिक्षण एक निश्चित पाठ्यक्रम पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी, इसमें प्रमाण पत्र या आप बोल सकते हो सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, यह प्रशिक्षण प्रमाणित नहीं है, कि जो ये टेस्ट लेते हैं, जो ये एग्जाम लेते हैं वो प्रमाणित नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बाकी स्टैंडर्डाइज के टेस्ट को कौन, आपके शिक्षा परिषद और विश्वविद्यालय द्वारा चलाई जाती है। ठीक है। देन इसके अंदर आपका सिलेबस और टाइम पीरियड दोनों फिक्स रहता है, और इसमें हमको सर्टिफिकेट भी दिए जाते हैं। ठीक है। और इसकी करैक्टरिस्टिक कौन सा नहीं था हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन नंबर डी इसका करैक्टरिस्टिक नहीं था, इसकी विशेषता नहीं थी। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है, इनमें से कौन सा नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट का अभिलक्षण है। नॉन स्टैंडर्डाइज की जब बात आए तो कौन सा आ जाएगा, फॉर्मेटिव। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है, इसमें प्रश्न पत्रों की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता होती है। ऑप्शन नंबर बी, इस प्रशिक्षण में निश्चित पाठ्यक्रम समयानुसार होता है। ऑप्शन नंबर सी, इस प्रशिक्षण में शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए पाठ के आधार पर विद्यार्थी की ज्ञान ग्रहण क्षमता का पता लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी।
ओके, ऑप्शन के अकॉर्डिंग या फिर आपके आंसर की के अकॉर्डिंग इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी। कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का लक्षण नहीं है या करेक्टरिस्टिक नहीं है आपके पास, कि करेक्टरिस्टिक है आपके पास कि इसमें प्रश्न पत्रों की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता होती है। और ऑप्शन नंबर सी है आपके पास, इस प्रशिक्षण में शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए पाठ के आधार पर विद्यार्थियों के ज्ञान को ग्रहण करने की क्षमता का पता लग जाता है, पता लगाया जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रामाणिकता को प्रभावित करने वाले कारक है। ऑप्शन नंबर ए, उचित दिशा निर्देश की कमी। ऑप्शन नंबर बी, अपर्याप्त तकनीकी शब्दों का प्रयोग। ऑप्शन नंबर सी, प्रश्नों की व्याख्या करने का गलत तरीका। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। वेरी गुड, ऑल ऑफ दिस हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्रामाणिकता को कौन कौन से कारक जो है प्रभावित करते हैं? उचित दिशा निर्देश की कमी होना, अच्छे या अपर्याप्त टेक्निकल वर्ड का यूज़ कम करना, ठीक है, और साथ ही साथ में प्रश्नों की व्याख्या अच्छे से ना करना। तो ऑल ऑफ दिस हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, टाइप्स ऑफ रेलिबिलिटी हो सकती है, विश्वसनीयता की बात हो रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, विषय वस्तु की विश्वसनीयता। ऑप्शन नंबर बी, संबंधित सूचनाओं की विश्वसनीयता। ऑप्शन नंबर सी, भविष्य की विश्वसनीयता। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। वेरी गुड, ऑल ऑफ दिस हमारा आंसर हो जाएगा। तो टाइप्स ऑफ रियलेबिलिटी है, या आप बोल सकते हो रियलेबिलिटी क्या होती है? विषय की विश्वसनीयता होना, संबंधित सूचनाओं की जो आप किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो भी रियल होने चाहिए। ठीक है, देन जो उसकी इन फ्यूचर भी उसकी विश्वसनीयता बनी रहनी चाहिए। तो ये हमारी टाइप्स ऑफ रियलेबिलिटी हो जाती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 है, रियलेबिलिटी को प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए है प्रश्नों की लंबाई। ऑप्शन नंबर बी, कम समय में ज़्यादा प्रश्न। ऑप्शन नंबर सी, प्रशिक्षण का क्रम सही ना होना। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। वेरी गुड, ऑल ऑफ दिस हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्नों की लंबाई, ठीक है, अगर बहुत बड़े क्वेश्चन है, जो है तो बहुत बड़े बट हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि वो कह क्या रहे, तो वो भी हमारी रियलेबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्रभावित कर सकते हैं। और साथ ही साथ में अगर हमारे पास टाइम कम है, क्वेश्चन ज़्यादा है, तो ये भी हमारी रियलेबिलिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, और अगर हमारे पास टेस्ट का क्रम सही नहीं है, जो हम टेस्ट ले रहे हैं, एग्ज़ाम ले रहे हैं, उसका तरीका सही नहीं है, तो वो भी हमारी रियलेबिलिटी को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 है, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन के प्रकार हो सकते हैं। अब आपसे पूछा गया है डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है लॉन्ग ऐसे टाइप। ऑप्शन नंबर बी, शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। ऑप्शन नंबर सी, शॉर्ट नोट टाइप। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। वेरी गुड, ऑल ऑफ दिस हमारा आंसर हो जाएगा। तो कौन कौन से टाइप है आपके? लॉन्ग ऐसे टाइप, शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, या शॉर्ट नोट टाइप जो आपके क्वेश्चन होते हैं, वो कौन से क्वेश्चन के अंदर आ जाते हैं? डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन के अंतर्गत आ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 37 है, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन की एक्टिव वर्ब
अब देखिए एक्टिव वर्ब की बात हो रही है, मतलब कि जो आपके क्वेश्चन है उसके अंदर ये वर्ड हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है डिस्क्राइब, ऑप्शन नंबर बी है डिफाइन, ऑप्शन नंबर सी है एक्सप्लेन, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। वेरी गुड, ऑल ऑफ दिस हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारे जो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं उनके एक्टिव वर्ब कौन कौन से हैं, उसमें लिखा हो सकता है हमारे क्वेश्चन के आगे या पीछे लिखा हो सकता है कि इसे डिस्क्राइब कीजिए, इसे डिफाइन कीजिए, इसे एक्सप्लेन कीजिए। तो वहाँ हमारे कौन से क्वेश्चन हो जाते हैं, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर है ऑल ऑफ दिस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए आइडेंटिफिकेशन टाइप, ऑप्शन नंबर बी बाइनरी टाइप, ऑप्शन नंबर सी मैचिंग टाइप, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। वेरी गुड, ऑल ऑफ दिस हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में हमारे पास आइडेंटिफिकेशन टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, देन हमारे बाइनरी टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं और मैचिंग टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के अंतर्गत आते हैं, टाइप्स के अंतर आते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 है निम्न में से कौन सा ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट नहीं। ऑप्शन नंबर ए फिलिंग द ब्लैंक, ऑप्शन नंबर बी रिलेशन टाइप, ऑप्शन नंबर सी एक्सप्लेन टाइप, ऑप्शन नंबर डी ट्रू एंड फॉल्स। वेरी गुड वेरी गुड, तो आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट कौन सा नहीं है, एक्सप्लेन टाइप टेस्ट। ठीक है, जो आपका एक्सप्लेन टाइप टेस्ट है वो कौन सा है, डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट के अंदर आता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारे पास निम्न में से कौन सा डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट है। ऑप्शन नंबर ए कॉम्पिटिशन टेस्ट, ऑप्शन नंबर बी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टाइप टेस्ट, ऑप्शन नंबर सी मल्टीपल चॉइस टाइप, ऑप्शन नंबर डी डिफाइन। वेरी गुड वेरी गुड, तो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन कौन सा है जिसमें लिखा हो इसे डिफाइन कीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा बताती हूँ आपको स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट और नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के बारे में। इसके बारे में मैं सिर्फ और सिर्फ ऑरली बता रही हूँ, ये मत कहना कि मैम स्लाइड नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं हम नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट को। नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट को मैंने क्या कहा कि क्लासरूम के अंदर जो हम ले, जिसमें हमने वीकली टेस्ट हो सकता है, मंथली टेस्ट हो सकता है, या जो 6 मंथ में हम एक बार टेस्ट लेते हैं वो हो सकता है। ठीक है, तो जो ये टेस्ट होते हैं इसमें क्या होते हैं कि जो टीचर होता है, हमने क्या करना है अपने क्लासरूम के अंदर अपने जो ट्रेनी है, अपने लर्नर है, उनको इवेलुएट करना है। इसलिए हमने वो टेस्ट बनाया और ले लिया। ठीक है, तो हमने वो टेस्ट बनाया, उसका रिजल्ट होगा बट उसका कोई सर्टिफिकेट हमारे को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है, ठीक है, उसके अंदर जो है प्रशिक्षण की या फिर टेस्ट की आपको देखने को मिलेगा कहीं कहीं कि जो आपके नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है उसके प्रशिक्षण की विश्वसनीयता नहीं होती है, रियलेबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, तो आपने उसको टिक कर लेना है, क्योंकि जो आपके नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है उसकी रियलेबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, और साथ ही साथ में इसको हम और कौन से नाम से जानते हैं, जो हमने फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन पढ़ी थी ना, तो इसके अंदर हमारी फॉर्मेटिव एवेल्युएशन होती है। ठीक है, देन बात करते हैं अब नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की। नॉन स्टैंडर्डाइज की कर दी, अब हम स्टैंडर्डाइज टेस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट को बोल सकते हैं हम कि वो हमारी समेटिव इवैल्यूएशन उसके अंतर्गत आती है। ठीक है, समेटिव को कैसा था कि जो टोटली हमारा जो आपकी ट्रेनिंग पीरियड था या आपकी एजुकेशन पीरियड था उसके अंतर्गत जो लास्ट में आपसे टेस्ट लिया गया
उसको हमने क्या नाम दिया, समेटिव इवैल्यूएशन का नाम दिया, ठीक है, या आप बोल सकते हो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का नाम दिया। अब जो हमने एग्ज़ाम दिया उसका क्या मिलता है, हमको सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है, हम फर्स्ट आए सेकंड आए ये हमारी उपाधि मिलती है। और मैंने क्या कहा कि जैसे हमारी कोई जॉब्स होती है, जैसे जॉब के नोटिफिकेशन निकलते हैं और हम फॉर्म भरते हैं, अप्लाई करते हैं, ठीक है, टेस्ट देते हैं, तो वो भी कौन सा हो जाता है, वो भी स्टैंडर्डाइज हो जाता है, क्योंकि उसके अंतर्गत भले ही हमें सर्टिफिकेट ना मिले बट उसमें उपाधि तो मिलती है, ठीक है, उसका भी रिजल्ट आता है, वो विश्वसनीयता होती है, उसके अंदर रियलिबिलिटी होती है, वैलिडिटी होती है, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग प्रकार थे। तो इसमें आप बोल सकते हो कि जो मतलब कि हमारा समेटिव टाइप का जो टेस्ट है या फिर स्टैंडर्डाइज्ड टाइप की जो हमारे टेस्ट होते हैं उसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि हमें रोज़गार के अवसर प्राप्त होते हैं, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो जॉब के लिए भी इसको स्वीकार किया जाता है। तो ये थे हमारे स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट। आई होप कि आपके थोड़े क्लियर हो गए होंगे, कुछ क्लियर हुए थे, ठीक है। तो श्रुति मैम इस पर भी आपकी क्लास लेगी, तो ये भी आपका कवर हो जाएगा। तो इसी के साथ मेरी क्लास जो है कंप्लीट हो जाती है और ये मैंने आंसर की इसमें अटैच कर दी है, ये मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, अगर आपकी कोई इंक्वायरी है तो भी आप पूछ सकते हो, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।